आप जब एसएसबी में जाओ तो बी यू, आप दिव्या गौरी रहो, कोई और बन के मत आओ। और फीमेल्स में बेटर क्वालिटीज होती हैं विद रिगार्ड्स टू एम्पैथी एंड दूसरे के प्रॉब्लम को समझना। अगर आप वो ही अपना क्रक्स छोड़ दोगे तो आप मेल से मैच करके कुछ नहीं मिलेगा। मेन पता है आपको कैसे जज करते, अगर आप एज अ वुमन आप उनके फील्ड में आप उनके बराबर या उनसे बेटर हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। बिकॉज आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी 1000, मगर आपको पता होना चाहिए उन 1000 में से कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दें, किसको पहले सॉल्व करें, किसको बाद में, कंफ्यूज नहीं हो। आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से भी जुड़े हो? नहीं, मैंने शुरू में ऑलमोस्ट लाइक 4 months एक इंस्टीट्यूट में मैंने करा था, मतलब बच्चों को गाइड किया था वहां जाकर के। बट देन आई रियलाइज कि मनी ओरिएंटेड नहीं रखना मुझे। मतलब इट्स समथिंग लाइक जितना गाइडेंस मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ प्लेटफॉर्म पे, उतना एक इंस्टीट्यूट में जाकर के नहीं हो पाता। दूसरा, इंस्टीट्यूट वाले भी इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादातर क्लासेस के लिए, ठीक है। वो क्या है, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि एक बार आपका चेहरा दिखा दें एंड बच्चों को एडमिशंस हो जाए, 1 टाइम फी ले लें, उसके बाद बच्चों को क्वालिटी स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। अभी मेरा ये रहता है कि अगर मेरे को 10-15 बच्चे अप्रोच करते हैं कि आप मेरे को एसएसबी की क्लासेस दे दो, एक होता है गाइडेंस, राइट। उस गाइडेंस के आई डोंट चार्ज एनीथिंग। जैसे अभी भी लगा हुआ है, कोई मैसेज करता है कि मैम एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन तक नहीं देख पाते बच्चे, उनको पता ही नहीं है कहाँ से देखना है, क्या करना है। तो उनको साइट बताना, हर चीज़ जो है। मैंने क्या किया, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, पहले मैं एक एक को जवाब देती थी। अब मैंने क्या किया कि एक इसका प्लेटफॉर्म बना दिया, उसमें क्विक रिप्लाईज डाल दिए, ऑटोमेशन। तो उनको पता, मेरे को ये होता कि अच्छा इसको ये नॉलेज चाहिए, ये गाइडेंस चाहिए, देन आई सेंड हिम। देन अगर उसको ऑफिशियल क्वालिटीज के बारे में पता करना है तो आई सेंड हिम दैट, सो दैट वो कनेक्ट पढ़े और बच्चे को कम से कम ऑब्स्टिकल ना हो जो उसको करना चाहिए। अगर उसको नॉलेज मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, उसके बाद अगर उसकी कैपेबिलिटी है वो आराम से करे। आधे से ज्यादा बच्चे तो कैपेबिलिटी होते हुए भी नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट गाइडेड राइट। ये चीज मैंने शुरू करी थी, मुझे इसमें ज्यादा मजा आने लगा एज कम्पेयर टू एसएसबी क्लासेस। 10-15 बच्चे जब एक साथ हो जाते हैं कि मैम आप प्रॉपर क्लासेस ले लो, देन आई जनरली टेक दैट। फिर मैं बैचेस ले लेती हूँ 20-25 दिन के, एंड देन उसमें एक एक चीज जो एसएसबी से रिलेटेड है वो बता। सबके बैचेस ऑनलाइन होते हैं? हाँ, I haven't started with offline thing because मेरे को थोड़ा कमर्शलाइज करने में दिक्कत है। somehow मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती, किसी और को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। दो रिटन के लिए बहुत लोगों ने अप्रोच किया है कि मेरे को रिटन के कैसे करना है, तो 1-2 मेरे को इंस्टीट्यूट का पता है, कई बार मैं वहाँ के लिए बोल देती हूँ। वहाँ एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, कर्नल शर्मा वगैरह का है 1-2 इंस्टीट्यूट, तो मैं वहाँ के लिए गाइड कर देती हूँ। अदरवाइज मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं इस टीम में ना, IIT वाले भी हैं, ये भी हैं जिन्होंने बहुत बार NDA और ये सारे क्लियर किए हैं, तो मैं उनके साथ बना के उनको फिर गाइड करती हूँ रिटन एग्जाम के लिए। सो दैट उनको GS का बता दिया कैसे करना है, ठीक है। उनको मैथ्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बता दिया। तो कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल जाए ना, तो एटलीस्ट बंदा शुरुआत कर लेता है अपनी सेल्फ स्टडी की। हर चीज़ कमर्शियल होगी तो फिर गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे ना, वो रहता है दिमाग। तो कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हो चुका है ये स्टार्ट किए हुए। रिटायरमेंट होते हुए हम देखो सितंबर 2024 में रिटायर हुए थे। उसके बाद स्टार्ट हो गया था इसमें। अभी तक मेरे कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे में? मैंने तो गिना ही नहीं। अगर मैं गाइडेंस गिनूं तो मे बी लाख ना हो गया। कि कुछ बहुत छोटी छोटी आती हैं, जैसे क्योंकि मैंने मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड आ जाती है। मैम हाइट, मैम आंखों की पावर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मैम बहुतों को बड़ा कंफ्यूजन, मैम मेरा ये फ्रैक्चर हुआ था, क्या मैं अलाउड होऊंगा मेडिकल में, आउट तो नहीं हो जाऊंगा। एज से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, फिर वो कनेक्ट ही हो जाते हैं बच्चे, मैंने देखा। हाँ। एक बार किसी की हेल्प करो एंड विदाउट एनी रीजन तो ऑटोमेटिकली दे कनेक्ट विद यू। कोई भी क्वेरी है आगे दे आस्क यू। एंड उसके अलावा बाकी एसएसबी से रिलेटेड मैंने अराउंड 100 और बच्चों को कराया होगा कोर्सेज एंड ऑल। तो ऐसे मतलब कोई कनेक्टेड है जो मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग स्क्रैच से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद उनका आर्मी ज्वाइन करी उन्होंने किसी पोस्ट पे, ऐसे कोई? मैंने अभी 1 साल में तो मैंने किसी की जर्नी अभी तक वो नहीं करी है, देखी नहीं है ऐसी। बट हाँ, ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जो स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बिल्कुल जीरो थे, बट वो जज्बा था कि उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। अब उनको हेल्प करना मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज उनको मैं ये तो सिखा दूं कि एसएसबी में क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे परफॉर्म करना है, मगर अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे,
अपनी क्वालिटीज़, तो वो कैसे सेलेक्ट होंगे। तो उनके लिए मैंने 4-5 बच्चे ऐसे थे, बिहार के थे, कुछ इसके थे, तो उनके लिए मैंने एक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करी थी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। तो उसमें मैं 10-15 डेज का सेशन रखा उनके लिए, उनको समझाया कैसे करना है। और जैसे उनको होता था ट्रांसलेशन प्रॉब्लम, लाइक सोच रहे हैं हिंदी में और ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो सारी जो ड्रॉबैक्स थे वो धीरे धीरे मैंने उनको टेक्निक्स सिखाई। क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि छोटे से कम्युनिकेशन लैग की वजह से एंड वो कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों पे भी वर्क किया। देन आई थॉट कि इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ बता दो SSB में क्या चाहिए, ठीक है, बाकी और तरीके से भी हेल्प करना शुरू किया। एंड दे वर रियली थैंकफुल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज़ें ना बच्चे सोचते नहीं हैं, दे जस्ट से, जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ ना, तो स्विमिंग के लिए कोई बोलता है मुझे डर लगता है स्विमिंग कर, राइट, मगर वो डर कैसे हटेगा जब स्विमिंग शुरू करोगे, राइट। बिना स्विमिंग पूल में घुसे तो स्विमिंग आएगी नहीं। सिमिलरली इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए जब मैं ले रही थी, तो मैं उनको ये समझा रही थी, जब तक बोलोगे नहीं तब तक तो आएगी नहीं, चाहे टूटी फूटी बोलो, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड ग्रास्प इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कई बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। दे सेड सो कि इनफैक्ट पिछले वाले SSB से इस वाले SSB में दे कुड परफॉर्म बेटर। हाउएवर मैंने इतना तक कांटेक्ट नहीं रखा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, दो, बट देन दे वर ऑल गुड स्टूडेंट्स। तो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आर्मी की, तो वो CDS के थ्रू करी थी कैसे? नहीं, हमारे टाइम पे ना WSES होता था, मतलब वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, ठीक है। उसमें अब आर्म फोर्सेस ने क्या किया, दे ट्राइड कि वुमेन ऑफिसर को सिर्फ 5 years के लिए रखें, राइट। 5 years खत्म होते होते वी वर टोल्ड कि अनदर 5 years कर लेता है। फिर फर्दर एक्सटेंड किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड फॉर 4 years। तो 14 years में उन्होंने लास्ट में बोला ठीक है आप घर जा सकते हैं। तो कुछ लेडी ऑफिसर्स थी, जैसे एक आपने केस सुना होगा बबीता पुनिया का केस, राइट। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस लड़ा था कि व्हाई वुमेन ऑफिसर्स शुड नॉट बी गिवन परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो उस केस में आई वाज आल्सो अ पार्टी टू इट लेटर ऑन, बिकॉज आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रही हैं हर पोस्टिंग में, सो आई वाज एबल टू रेज बोथ ऑफ माय किड्स एंड सिमिलरली एट दैट टाइम मैं अपने ऑफिस में भी पूरा ध्यान दे पा रही थी। सो आई थॉट व्हाई मैं क्यों रिटायर हूँ 14 years में, आई एम क्वाइट केपेबल। जब आर्म फोर्सेस हमें 14 years तक सोचती है कि हम सर्व कर सकते हैं, तो अनदर 20 years के आगे भी बियॉन्ड क्यों नहीं कर सकते हम, राइट। तो वो कोर्ट केस हम जीत गए थे एंड आर्म फोर्सेस ने फिर हम लोग को, स्पेशली हमारे वाले जो बैचेस थे, कुछ बैचेस जिनका ACR वगैरह इतना अच्छा नहीं गया होगा, बिकॉज होता है एक CO को जब पता होता है कि एक ऑफिसर इसको परमानेंट कमीशन मिलेगा, उसको आगे जाके कमांड मिलेगी, तो उसको आप ज़्यादा रैंक देते हो, ज़्यादा पॉइंट्स देते हो एज कम्पेयर टू वुमेन ऑफिसर्स जो ऑलरेडी रिटायर होने वाली है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रखा कि आप, मतलब हमारे बैच के लेडी ऑफिसर्स के लिए, कि आप चाहें आप परमानेंट कमीशन ले, ठीक है, आप फुल कर्नल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप आराम से बन भी जाओगे। मतलब हमारे साथ के बैचेस के साथ कोई पार्शियलिटी फिर नहीं हुई। जिसने परमानेंट कमीशन लेना था उनको परमानेंट कमीशन मिला, जिनको पेंशन के साथ रिटायरमेंट लेना था 20 years, उनको वो ऑप्शन मिला। मैंने 20 years वाला ऑप्शन चूज किया। सो 20 years वाले में क्या होता है कि जब आप परमानेंट कमीशन नहीं लेते तो आपको नेक्स्ट रैंक के बोर्ड में कंसिडर ही नहीं करते, मतलब फुल कर्नल के लिए। सो आई चोज दिस। मैंने कहा कोई बात नहीं, रैंक से मुझे प्यार नहीं था, बट मुझे ये था कि एटलीस्ट आपने 14 साल दिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो 20 करो, 20 years, एंड फिर अपना पेंशन लो, एंड देन फर्दर आप कुछ देश के लिए कर सकते हो, तो दैट इज बेटर। क्योंकि ग्रूमिंग जैसे मैं बोलती हूँ ना, अगर आप 5+5+14 वो धक्का मार मार के जब आप कराते हो ना किसी को, तो उसका मेंटल सेटअप ऐसा होता है कि 5 साल बाद छोड़ना है, ठीक है। तो आप उसकी ग्रूमिंग उस लेवल तक कर ही नहीं पाते, ना उसकी पोस्टिंग्स ऐसे आती हैं, ना उसको ऐसे टेन्योर्स मिलते हैं जहाँ वो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छे से सीखे, इंडिपेंडेंट उसको कमांड नहीं दी जाती। तो जब आपको शुरू से ही इंडिपेंडेंट कमांड नहीं देंगे एंड एकदम से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए एंड आपको CO बना देंगे, तो आपको परेशानी होगी, राइट। आपकी टीम को भी परेशानी होगी, आपके मेन को भी परेशानी होगी, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। वो धीरे धीरे ट्रांजिशन मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स होना चाहिए, होगा। इनफैक्ट हमने जो पेव किया है रास्ता, वो नए फ्यूचर लेडी ऑफिसर्स के लिए करा है। अब नई जो फ्यूचर लेडी ऑफिसर्स हैं, दे आर एट पार विद मेल ऑफिसर्स, उनको प्रमोशन उनके हिसाब से मिलेगा एंड वो आगे कोशिश करेंगे अपना, जितना जिसमें दम है उतना वो आगे बढ़ेगी।
नाइस मैम। जैसे अभी आपने क्रिमिनल ऑफिसर है, एक फीमेल ऑफिसर एज फीमेल मेन डोमिनेटिंग फील्ड में क्या फीलिंग रहती है कि आपको लीड करना होता है मेल डोमिनेंट फील्ड को आगे आगे? देखो, आप यूज टू हो जाते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं उसके लिए बोलूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक मेल है, राइट, अब उसको बॉयज स्कूल में डाला है, ठीक है, उसको गर्ल्स से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोएड स्कूल में नहीं गया वो लड़का, ठीक है, वो आगे जाके कॉलेज में भी वो लेडीज से कटेगा, राइट, गर्ल्स से कटेगा। सिमिलरली वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी यही है, जो फीमेल टॉमबॉय टाइप रही है, कोएड में रही है, शी इज वेरी ओके टू इंटरेक्ट विद मेन, शी विल बी ओके देयर आल्सो, क्योंकि एज सच आप सिविल में आप वर्क करते हो, जॉब करते हो। इज दिस एन ऑर्गेनाइजेशन प्योरली कंसिडरिंग ऑफ फीमेल्स ओनली देयर? नो ना, इट इज अ मिक्स, राइट, मिक्स जेंडर होता है। सिमिलरली आर्म फोर्सेस में भी होता है, मगर यस, आर्म फोर्सेस में ज्यादातर मैन आपको दिखेंगे। मतलब जैसे अगर मैं फर्स्ट पोस्टिंग की बात करूँ ना अपनी, तो लेह लद्दाख में थी, बुतखरबू में, एंड वहाँ पे वी वर ओनली 2 लेडी ऑफिसर्स। हमारे बैच में जो 2004 में कमीशन हुए हैं, उसमें मैं और मेरी एक और पोस्टमेट है, उनसे शुरुआत की गई थी हाई एल्टीट्यूड में फर्स्ट टाइम वुमेन ऑफिसर्स को डालने की। तो हमारी जो बुतखरबू, लद्दाख से भी ऊपर समझ लीजिए, लेह लद्दाख के बीच में आती थी यूनिट, उसमें पहली बार एक, मतलब हम दोनों लेडी ऑफिसर्स की वहाँ पोस्टिंग हुई थी, और कोई बोर्ड में कोई लेडी ऑफिसर्स का नाम नहीं था, समझ नहीं आता था तब जवानों को कि मैडम बोले, साहब बोले, मेम साहब बोले, होता है ना कभी कभी हाउ टू अप्रोच यू। वो टाइम हमने देखा है, और धीरे धीरे आप रेपो बनाते हो, है ना, आप दिखाते हो कि यू आर नॉट फ्रेजाइल, यू आर केपेबल, आप आराम से अडेप्ट हो जाते हो। और ये ट्रेनिंग भी यही होती है आर्म फोर्सेस की, वो आपको अडेप्टेबिलिटी सिखा देती है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो, आपको एक तो सेफ एनवायरनमेंट मिलता ही मिलता है, एक तो मिलता है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो कलीग्स मिलते हैं वो आपकी ग्रूमिंग के लिए फर्स्ट यूनिट, ठीक है, तो उन्होंने आपको ग्रूम कर दिया, यू गेट यूज्ड टू इट, कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट चांसेस तो बहुत है, एग्जांपल्स बहुत है, एकदम दिमाग में आते रहते हैं। कोई ना आर्म फोर्सेस छोड़ भी दो, फिर भी दिमाग से नहीं जाती ना, दिमाग में घूमती रहती। आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है आर्म फोर्स में? कहाँ का पोस्टिंग? मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो मेरी फर्स्ट यूनिट का ही रहा था। फर्स्ट यूनिट, आई हैव, मतलब उस टाइम पे आप फिजिकली बहुत फिट भी रहते फर्स्ट यूनिट में, एकेडमी के बाद आप में बहुत ज़्यादा स्टैमिना, एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड फर्स्ट यूनिट आपको चैलेंजेस देती है। मुझे जैसी मेरी पर्सनालिटी है ना, मुझे चैलेंजेस बड़े पसंद है लाइफ में, मुझे बोरिंग डल लाइफ पसंद नहीं है। तो उस वजह से मैंने देखा ना कि फर्स्ट यूनिट में आपको लड़की नहीं मानते, ऑफिसर स्पेशली आपको लड़के की तरह ट्रीट करता है, रगड़ा मिलता है खूब अच्छा, तो वो चीज़ आपको एज चैलेंज लेके बड़ा मजा आता है। तो मेरी फर्स्ट यूनिट थी, उसमें मेरे को कार 4 व्हीलर चलानी नहीं आती थी तब, तो उन्होंने पहले चैलेंज दिया कि ठीक है आप ग्राउंड में सीखो, उसके बाद कॉन्वॉय में लेके जाओ, एंड वहाँ पे ऑफिसर्स के ड्राइव करने के ऑर्डर्स नहीं थे, बट स्टिल मेरे 2IC CO में इतना उनको ट्रस्ट था, और उनको ये था कि भाई इसको ट्रेन करना है ऑफिसर को, तो वो अलाउ करते थे कि एक जीप वगैरह लेकर के लद्दाख से ले एंड बैक, जहाँ नॉर्मली चला नहीं पाते लोग, वहाँ पे हमें जीप लेकर के कहते जाओ ड्राइव करो एंड वापस आओ, एंड वो चैलेंज आपको जिंदा रखता है, आप इंजॉय करते हो, है ना। आप अदरवाइज बोरेंगे, आप कॉन्वॉय जा रहे हो, आपको बस आपको रिपोर्ट देनी है, इतने लोग हैं, इतने हॉर्स हैं, उसमें बताते हो सब ठीक ठाक है, आप वापस आ जाते हो। देन व्हाट इज द फन? फन तो तब है जब आप कुछ चैलेंजिंग करो, राइट। तो ये सारी चीजें फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट तक काफी हमने की एंड एंजॉय भी किया, एंड उसके अलावा आपको काम दे देते थे कि रात में जाओ ड्यूटी चेक करो, ठीक है, कभी मेस में टास्क मिलते थे, कभी कुछ कराओ, कभी कुछ ऑर्गेनाइज कराओ, तो ये सारी चीजें, इवन फायरिंग फॉर दैट मैटर, मेरी NCC से आई वाज वेरी गुड फायरर, and I had won medals also in NCC. I was best cadet in fact UP उत्तराखंड के, तो वहाँ से मेरे को शौक मिला, एकेडमी में RL फायर वगैरह करके एंजॉय किया। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में गए, वहाँ पे भी फायरिंग कंपटीशन चल रहा था, एंड दे वर अमेज्ड कि यार ये तो फर्स्ट यूनिट में आकर के ये तो COs क्या सारे जवानों से भी बेस्ट फायरर है, और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड्स में तो नहीं डालते, बट देन वो चीज़ ना एक रिस्पेक्ट आ जाती है। मेन पता है आपको कैसे जज करते हैं, मेन ऑफिसर्स व्हाटएवर, मेल जेंडर फॉर दैट मैटर, अगर आप एज अ वुमन आप उनके फील्ड में आप उनके बराबर या उनसे बेटर हो तो आपको रेस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज ये जो है, ये आर्म फोर्सेस जो है, ये फिजिकल फिटनेस, राइट, मेंटल रेजिलियंस, मतलब मेंटल विल पावर जिसमें है उसका खेल है, ठीक है।
इंटेलिजेंस का नहीं है, जीनियस नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस में। आर्म फोर्सेस में ऑलराउंडर चाहिए। तो जब उनको ऐसा कोई बंदी मतलब फीमेल ऑफिसर मिलती है ना, तो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे आप कभी खेले होंगे बचपन में बॉयज के साथ, राइट? अगर आप बॉयज के साथ उनसे बेटर खेलो तो वो ऑटोमेटिकली वो तू तो मेरा भाई है वाला आ जाता है ना, राइट? वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो इट वाज फन। फर्स्ट यूनिट वाज द बेस्ट यूनिट आई वुड से। खूब मस्ती भी करी, किडनैपिंग की कोशिश करी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट यूनिट में जाओ तो प्रैंक करते हैं, हाँ, वो सारी चीजें भी हुई। तो सब एवरीथिंग वाज इन गुड टेस्ट, मजा आया था। आपने ऑलराउंडर की बात करी, हाउ टू बिकम दैट ऑलराउंडर? सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है? आपके पेरेंटिंग कैसे हुई है वो मैटर करेगा। लाइक थैंकफुली वी वर 3 as I said. Is it getting recorded? Yeah. We are Okay. already rolling. Okay. So then I was enjoying the conversation as well. Okay. Here what happened was हम लोग 3 थे भाई बहन, right? तो जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा shy है, right? तो वो चाहता था कि जब भी वो खेलने जाए क्रिकेट, ठीक है, तो दीदी साथ में चले, मतलब दैट मीन्स मी, हाँ, ठीक है? मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो क्रिकेट खेलेगा। और खेलेगा किसके साथ? वो जरा सा बच्चा वो कॉलेज के भैया लोगों के साथ खेलेगा पार्क में, और मैं भी चल दी। तो धीरे धीरे ना मैंने देखा मैं ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बजाज चेतक चलाना, उसको बैठा के ले जाना, ठीक है, ये सारी चीजें उसके चक्कर में मैंने जल्दी सीखी। एंड पेरेंट्स ने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, करो जो करना है टाइप। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑलराउंडर जब आप बोलते हो ना, तो वो ऐसे आता है कि आप कोई ना कोई नई चीज करो एंड कोई आपको रोके नहीं, आपको कोई फेयर नहीं होना चाहिए कुछ करने में, तो समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बैडमिंटन उसके साथ खेली थी, तो मेरे बैडमिंटन टीम में सारे जेंट्स और मैं अकेली लेडीज, एंड हम 2-3 घंटे लगातार खेलते थे एंड हराने में मजा आता था। जब एज अ वुमन और एज अ लेडी आप हराने लगते हो ना, तो वो एक अलग आपको वो फील देता है कि ये कमेंट भी वही आता है, लड़की से हार रहा है, लड़की हो गया है। हाँ, बट आपको एक्सेप्ट करने लगता है कुछ टाइम बाद, ठीक है? दे आल्सो लुक, अरे तो गल नहीं आई थी, कहाँ थी टाइप ना, अंकल लो टाइप ना। तो इट वाज समथिंग गुड। ऐसे धीरे 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 आप अपना होराइजन बढ़ाते हो, ठीक है? अब जैसे मुझे गिटार का शौक है, सिंगिंग का शौक है, तो किसी ने कोई नहीं रोका, मैंने अपना अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। नो वन कैन स्टॉप मी। अगर वो जज्बा आप में है ना कि नो वन इज देयर टू स्टॉप यू एंड यू नीड टू एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स। हर एक का ब्रेन ऐसा नहीं होता। आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट, ठीक है? कुछ एक यूनिक टाइप के ब्रेन होते हैं हमारी तरह, जिनको नई चीज करने में मजा आता है। दे डोंट लाइक बोरिंग स्टफ, मतलब एक्सप्लोर करना छोड़ेंगे भी नहीं चीजें। मतलब अगर मेरे को बाइक चलानी है तो हार्ले डेविडसन चलानी है, वो चला के ही मुझे मजा आएगा, नॉर्मल बाइक चला के मजा नहीं आएगा, ठीक है? गिटार करना है तो उस लेवल तक का करना है कि मुझे पूरा सिंगिंग साथ में करनी है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जब आपके अंदर वो चीज आ जाएगी ना, धीरे धीरे बचपन से आएगी, राइट? एंड वो उसको रोको मत, लेट इट कंटिन्यू, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली रिफॉर्म हो जाएगी। ये तो बचपन की बात है, बट क्या ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक्स वगैरह या ऑलराउंडर कैसे बने, कैसे प्रिपेयर करे, ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, अकेडमी इज समथिंग व्हिच ट्रेन्स यू टू वर्क इन आर्म फोर्सेस, ओके? दैट इज व्हाई दे आर हैविंग अ सिलेक्शन प्रोसेस, जो एसएसबी बोलते हैं। वो आपकी ऑलराउंडर पर्सनालिटी, जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं वो देख रहा होता है, ओके? तो उसने क्या चेक किया कि आप में ये सारी क्वालिटीज हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15, ठीक है? इसका मतलब आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, लॉजिकल सोचता है, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, ठीक है? आप दिल से बड़े अच्छे इंसान हो, आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है? आप सोसाइटी में अलग थलग नहीं रहते, आप सबसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है? आप कम्युनिकेट करते हो, किसी की हेल्प करते हो, ठीक है? इनिशिएटिव लेते हो, ठीक, ऑनेस्ट हो, ये सारी चीजें, गट्स है कि करेज है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पीछे मुड़ के नहीं भागोगे, आप उसको टेक ऑन करोगे, औरों की तरह नहीं हो, अलग हो। एंड सिमिलरली आप में स्टैमिना है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है? विल पावर बहुत अच्छी, करेज है, ये सारी चीजें वो देख लेते हैं कि अगर इंडिविजुअल में है तो वो आर्म फोर्सेस में आएगा। फिर आती है बात एकेडमी की। अगर ये सारी क्वालिटीज है इंडिविजुअल में, ठीक है, तो एकेडमी में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है? अब उसको सिर्फ तराशना बाकी है, राइट? ऑलरेडी क्वालिटीज हैं, उसको थोड़ा सा हमने और ग्रूम कर दिया, ठीक है? यहाँ क्या होता है, एकेडमी में आपको स्ट्रेस जानबूझ के दिया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, सो दैट कि अगर आप वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो आपको वहां जाकर के लगे ये तो कुछ भी नहीं है,
समझ गए? तो इसीलिए एकेडमी में बोलते हैं टफ ट्रेनिंग होती है। अगर वो टफ ट्रेनिंग ना हो तो इनफैक्ट वो ऑफिसर्स आगे जाके के प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसीलिए जितना टफ बना सकते हैं, ठीक है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि रगड़ा देते हुए इंस्ट्रक्टर्स जो है वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं ना, छुपा रहे हैं ऐसी, क्योंकि उनको पता है कि रगड़ा एक्चुअली इट्स नॉट फॉर इन द सेक ऑफ पनिशमेंट, इट्स बेसिकली कि वो बंदा और फिट हो, राइट। तो ये रहती है उनका पूरा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है, और कभी आप रहे हो उस दौरान सिलेक्शन के टाइम पे? नहीं, आई वाज नेवर पोस्टेड इन एसएसबी। हाउएवर मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में, बिकॉज मेरे को ये वही मैंने बोला ना, कुछ नया करने का रहता है। तो अब मुझे साइकोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, तो मैं इसमें रिसर्च भी करती हूँ, चीज़ें भी देखती हूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो अमेज्ड। मेरे को नहीं पता था कि मेरी ऑलराउंडर पर्सनालिटी की वजह से या हर चीज़ में अच्छा करने के उससे, एंजॉय करने के उससे, एक ही बारी में आर्म फोर्सेज में आर्मी का एसएसबी एक ही बारी में क्लियर, एयरफोर्स का एसएसबी एक ही बारी में क्लियर। तो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि तब मुझे किसी ने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं बताया था, राइट। मेरे कजन ने मुझे बस गाइड किया था कि आप फिजिकली फिट हो जाओ, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क करो, ठीक है, एंड बी अ लाइवली पर्सन। मतलब आप जब एसएसबी में जाओ तो बी यू, आप दिव्या गौरी रहो, कोई और बन के मत आओ, समथिंग लाइक दैट। तो बस मैंने इतना सा फंडा फॉलो किया, राइट। एंड सिमिलरली पर अभी जब मेरे से कैंडिडेट्स आते हैं सीखने के लिए कि एसएसबी की ट्रेनिंग करा दो मैम, थोड़ा सा गाइड करा दो, देन मैं उनको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, बिकॉज इन आवर टाइम्स देयर वाज नॉट दैट मच ऑफ अ कंपटीशन, अभी है ना। तो मैं उनको बताती हूँ 15 क्वालिटीज जो है ना, ये अगर आप घर से ही आती हैं आपको, ठीक है, मगर ये है कि आप बाहर जाके एनवायरनमेंट में वो क्वालिटीज पे आप फर्दर आप कैसे रिफाइन करते हो। जैसे अगर बाहर कोई एक्सीडेंट हो रखा है, कितने लोग आके रुक के मदद करते हैं और कितने लोग ऐसे ही देख के ओह सो सॉरी निकल जाते, कोई और देख लेगा, कोई और एम्बुलेंस बुला लेगा। तो ये दोनों क्वालिटीज में आप फर्क समझ रहे हो। ये सिखाया तो हमारे भी पेरेंट्स ने ना, दूसरों की मदद करना, मगर कितने लोग ऑन ग्राउंड करते हैं, ये फर्क कर देता है। अभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जब हम 15 बोलते हैं ना, बेसिकली इट्स अबाउट 4 फैक्टर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया इन क्वालिटीज को। वन इज अबाउट द माइंड, ठीक है, आपका माइंड ऐसा नहीं चाहिए कि आप जीनियस हो, बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, दे डोंट वांट दैट। व्हाट डू दे वांट इज कि आपका दिमाग लॉजिकल सोच सकता है अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, तो रिसोर्सेज आपको बनाने हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी 1000, मगर आपको पता होना चाहिए उन 1000 में से कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दें, किसको पहले सॉल्व करें, किसको बाद में, कंफ्यूज नहीं हो, वो दिमाग चाहिए, राइट। एंड इसके साथ साथ आपके ब्रेन में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे टाइम पे भी वो लाइवली रहे, ठीक है, एंड बेस्ट परफॉर्म कर पाए। कहते हैं कि अगर आपको टाइट स्पॉट में डाल दिए, एक टाइट कॉर्नर में डाल दें, उसके बाद भी आपका एक इम्प्रोवाइज करके आप एक सोल्यूशन निकालो। क्लियरली कुछ भी नहीं मिलता। आर्म फोर्सेस में आप फील्ड में जाते हो, राइट, आपके पास गन है पर एम्यूनिशन खत्म हो गया, तो व्हाट विल यू डू? यू विल पैनिक? नो, यू विल हैव टू डू समथिंग मोर, ठीक है। आपको कैमोफ्लेज को यूज करो, ठीक है, आपके पास जो आसपास जो रिसोर्सेज हैं, पत्थर हो सकता है, 10 चीजें हो सकते हैं, आप उसको यूज करते हो। इवन जो वेपन आपके पास है, इवन इफ एम्यूनिशन नहीं है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। सो ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बट बेसिकली वो ट्रेन यही देख रहे हैं कि आपकी ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में मेन जो होगा वो फैक्टर नंबर 1 ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। देन द सेकेंड फैक्टर इज विद रिगार्ड्स टू योर हार्ट। दैट मीन्स कि आप सोशल कितने कनेक्ट होते हो लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि आप पड़ोसी को जानते नहीं हो, पड़ोस में बच्चे हैं आपके एज ग्रुप के, आपने कभी इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है, आपने नाम तक नहीं पूछा, ठीक है। एक वही बच्चा कंपेयर कराऊं तो वो जाकर के मिलता है रोज अपने पड़ोसियों से, ही नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन विच क्लास दे आर स्टडीइंग, एंड इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम ही गोज एंड सॉल्व्स इट। एंड वो बच्चे भी आकर के इसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं एंड इससे मांगते हैं कि थोड़ा सा एडवाइस कर दे भाई कैसे करना चाहिए। तो ये क्वालिटी ना स्कूल कॉलेज में ऐसे दिखती है लोगों की, ठीक है, वेयर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, स्ट्रेंजर्स से बात करने में हिचकिचाते नहीं है, ठीक है। दूसरा, धीरे धीरे उसको वो क्वालिटी इसमें डेवलप हो जाती है कि जहां वो इसको फेथ करने लगे, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उससे सोल्यूशन मांगने लगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके एनवायरनमेंट है उसने आपको क्या मान लिया? लीडर, राइट। तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे आती है। लीडर कभी भी खुद से नहीं बोलता कि मैं लीडर हूं, राइट, मुझे सेलेक्ट करो मैं लीडर हूं, नहीं,
उसको एनवायरनमेंट एंड आसपास के लोग सेलेक्ट करते हैं एज अ लीडर, क्योंकि लीडरशिप इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उसको सबका ख्याल रखना आना चाहिए। और आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ होंगे, है ना, सिबलिंग्स जो ऑटोमेटिकली एक होंगे क्राई बेबी, ठीक है, कि यार ये हो गया अब बता दे, अरे अब ऐसा हो गया ये बता दे, और एक होंगे ऐसे कोई बात नहीं मैं करा दूंगा, आई एम देयर, यू विल गो टू देम ओनली। तो वो चाहिए आर्म फोर्सेस में लीडर्स, ठीक है। दूसरा, उनमें होना चाहिए इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी, गट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, इनिशिएटिव लें, स्पीडी डिसीजंस लें। कई आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बंदे भी होते हैं, प्रॉब्लम आई, सोल्यूशन अभी देना है, डिसीजन अभी देना है, मगर एक दिन बाद देंगे, एक दिन बाद डिसीजन देने का कोई फायदा नहीं है अगर वो टाइम बाउंड नहीं दिया डिसीजन, तो इट इज एज गुड एज डिसीजन ना देना, राइट। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके गट से रिलेटेड, जो थर्ड फैक्टर है उससे रिलेटेड है। एंड फोर्थ इज विद रिगार्ड्स टू योर फिजिकल एंडोरेंस, आप कितने फिजिकली फिट हो, कितनी आपकी मेंटल रिजिलियंस मतलब विल पावर है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो 5 किलोमीटर भाग जाऊंगा, विल पावर पे एक बार 2 बार इंसान भाग लेता है बिना प्रैक्टिस, बिना फिजिकल स्टैमिना, राइट। मगर व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, सालों साल तो नहीं हो सकता ना विल पावर। इसीलिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी जरूरी है, मेंटल विल पावर भी जरूरी है, एंड करेज भी जरूरी है। ये फोर्थ फैक्टर में आता है, एंड ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं ऑफ सेलेक्ट क्वालिटीज, ठीक है। जब भी इनका असेसमेंट होता है ना एसएसबी में, तो ये सारी इंटरकनेक्ट होती हैं कि क्या इसमें करेज है, क्या इसमें फिजिकल फिटनेस है, क्या इसमें मेंटल रिजिलियंस है, कितना, क्या, ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही वो एक इंसान को सेलेक्ट करते हैं। मगर ये चीज ऐसे नहीं होगी कि कैंडिडेट जाएगा बोलेगा मेरे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, मुझे सेलेक्ट करो, नहीं। ये सारी क्वालिटीज अलग अलग टेस्ट से चेक होती हैं, ठीक है। फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो जीटीओ टास्क हो, 9 टास्क, या फिर वो इंटरव्यू टेक्निक हो, सारी टेक्निक्स ऑफ सेलेक्ट क्वालिटी ढूंढ रही है कैंडिडेट, मगर वो आपके बोलने से, वो आपके एक्शन करने से, कहता है ना मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से पता करता है। दैट इज ऑल। तो जब मैम ये सिलेक्शन का टाइम चल रहा था, आप मतलब जब आप गए थे इंटरव्यू के लिए, ये प्रोसेस तो सेम रहा होगा, तो आपने अपने बारे में कुछ नया जाना जब आपके सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था कि, या फिर ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पता चला अच्छा ये चीज़ ये होती है, मैं ये भी कर सकती हूँ? तो मैंने एक चीज देखी, मेरी शुरू से ना पर्सनालिटी टॉमबॉय तो थी, बट एक रिजर्व इंसान तो मेरे अंदर ही था। मतलब मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मुझे ज्यादा देखे, ज्यादा ऑब्जर्व करे। मैं बैक बेंचर टाइप रहना चाहती थी, ठीक है। हाँ, पूछा तो मैं बता दूंगी, वरना शांत बैठे हैं, कोई वॉलंटियर नहीं करना टाइप सा। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद मुझे इंटरव्यू में दिक्कत होगी, घबराहट होगी, पर मैंने अपनी नई पर्सनालिटी पता क्या देखी दोनों इंटरव्यूज में, आर्मी एयरफोर्स। मैं जब अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाता है ना लाइफ में, घबराहट शुरू हो गई, वो हार्ट बीट बढ़ने शुरू हो गया एंड ऑल दैट, लास्ट मोमेंट पे जब कहते हैं ना कि अब तो भगवान के ऊपर है, उसके बाद पता नहीं ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। मैं इंटरव्यू में ना मजे से बैठी हूँ उसके साथ में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ में, एंड आई वाज लाइक एट ईज, एंड स्माइल नहीं रुक रही है। हाँ, वो पूछ रहा है, मैं भी बता रही हूँ। फिर वो कहता है अच्छा बहुत ठंड हो रही है ना, मैं कहा हाँ सर ठंड तो हो रही है। कहते पर तुम तो शर्ट में हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैं कहा नहीं सर मैंने इनर पहना है। विच इनर? मैं कहा लक्स कोजी पहना है। वो भी स्माइल करा, मैं भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैंने कौन सा ये ब्रांड का, एंड इसीलिए स्माइल भी आ रही। तो इट वाज लाइक कैंडिड एक्सपीरियंस, ठीक है। आप स्ट्रेस में, यही तो चाहिए ना, आप स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। आप प्रेजेंटली आप अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर देते हो स्ट्रेस में, कि आप अपने दिमाग को सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल पे वर्क करते हो। तभी लोगों को चैलेंजेस पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस में आपका टाइम बाउंड है, इतने टाइम में ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चैलेंज दे दे, ठीक है, मैराथन वगैरह तो चैलेंज नहीं कहूंगी, तो सिंपल सी चीज है, ये तो आपका इंडोरेंस है, बेसिकली आप डेवलप करते हो। चैलेंज ऐसा है कि अगर यहाँ से आपको कूदना है, रस्सी को पकड़ना है, अगर रस्सी स्लिप हो गई तो नीचे, राइट। तो वो चैलेंजेस में जो फन होता है, जो एडवेंचर होता है, वो वही कर पाता है जिसको ये सारी चीजें करने में वो अपने दिमाग को, जो कहते हैं, बंद ना करे स्ट्रेस में। जैसे हमने एकेडमी में भी देखा था, एकेडमी में भी कभी कभी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, वो कैसे होता है कि जब चैलेंजेस आता है तो उनका अलग ही पोटेंशियल दिखाई देता है। वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे बच्चे, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है। ट्रेनिंग के टाइम पे भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा होगा एसएसबी में, एसएसएस ने। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे नहीं पता कि आप में क्या खूबी है, राइट। मगर जैसे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, आपको पीएल चढ़ के वापस आना है 10 बार, ठीक है,
एंड वो बंदी या बंदे को देख रहा है फटाफट फटाफट दूसरों के हथियार भी ले रहा है। जो बंदे इतना सारे के सारे फिजिकली फिट एक जैसे नहीं होते, राइट? तो जो कम है तो वो उनकी भी हेल्प कर रहा है, उनके हथियार भी ले रहा है, उनका पिट्ठू भी ले रहा है, वो लगी हुई है भागने में। एंड फिर जबकि हाइट बहुत छोटी है और फिर भी वो 10 चक्कर लगा रही है, दूसरों की मदद भी कर रही है। तो ये सारी क्वालिटीज ऐसे टाइम पे आती है जब बिल्कुल चैलेंजेस या बिल्कुल प्रॉब्लम सामने हो। अगर वही चीज अगर मैं आपको जाते ही बोलूं कि 15 किलोमीटर रूट मार्च है मगर आपको अकेले करना है, 25 किलोमीटर का रन बैक है आपको अकेले करना है, फिर बाद में 40 हो जाता है, 40 किलोमीटर, वो नहीं हो सकता। मगर ये जो ग्रुप मेंटालिटी है ना, इसको देखा देखी या ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, या चल ग्रुप में कर लेते हैं, एक दूसरे को पुश करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें वहाँ एकेडमी में हो जाती हैं। एकेडमी का ट्रेनिंग का मकसद एक और भी है कि टीम वर्क, राइट? आप क्योंकि आर्म फोर्सेस में हम सारे के सारे जवानों के साथ हैं, बाकी के ऑफिसर्स के साथ हैं, अकेले तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना कंट्री के लिए, हम सब साथ में लड़ रहे हैं। तो साथ में वर्क करना आसान नहीं है। किसी को लगता है ना कि साथ में वर्क करना बहुत आसान है, नहीं, कईयों की पर्सनालिटी ऐसे नहीं होती, ठीक है? वो एक दूसरे से बात करने में भी झिझकिचाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें एकेडमी आपको ट्रेन करता है कि आप सब लोग साथ में रह के एक माइंडसेट के साथ अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? रगड़े भी होंगे, एकेडमी में रगड़े भी खूब होते थे, ठीक है? अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा खतरनाक था। मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है विद रिगार्ड्स टू एकेडमिक्स। तो मुझे एकेडमिक्स में बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि एनसीसी में ड्रिल तो आ ही गई थी, तो चलते फिरते ही ऐसा लगता था कि मैं ड्रिल कर रही हूँ। तो मेरे साथ वाले जो थे वो मेरे साथ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे हाथ आगे पीछे इतने चलते थे कि उनकी ड्रिल कम हो जाती थी और उनको पनिशमेंट मिल जाती थी मेरे चक्कर में। तो वहाँ उनको थोड़ा सा ड्रॉबैक होता था। बाकी और सब जो कैडेट्स थे उन्होंने दे हैड लॉस्ट वेट ड्रास्टिकली एकेडमी में, एंड आई वाज द ओनली वन जिसने लास्ट 3 मंथ्स में वेट गेन किया था, क्योंकि मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई एकेडमी में टाइप ना। एंड आई वाज अर्लियर, जो शुरुआत वाला फेज होता है उसमें उन्होंने जाते ही सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट लगा दिया, एंड वहां मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई। मैं यार आराम से गई थी एकेडमी में, आराम से ट्रेनिंग करके वापस आ जाती, किसने क्यों मेरे को लगाया टाइप ना सीनियर मोस्ट। मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी है? मैंने वही बताया, मेरा शाय नेचर है, मुझे पीछे रहने दो, अपना काम करना दो। बट नहीं, होता क्या है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर इतने बजे यहाँ फॉलन है, इंश्योर करो सारे आ जाए, ठीक है? इंश्योर करो इतने बजे यहाँ, ठीक है? ये सारी चीजें, जैसे समथिंग लाइक क्लास मॉनिटर, ऐसे सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट वहाँ हमारे इसमें एससीओ बनते हैं बाद में, ठीक है? मगर उसके बाद मैंने तो हार मान ली थी कि यार जियो और जीने दो। बस सेकंड फेज में इन्होंने फिर मेरे को अपॉइंटमेंट बनाया, सीक्यू बनाया, एंड फिर बाद में आज ड्रिल मेरी अच्छी थी तो सीएसएम इन्होंने मेरे को प्रमोट किया जस्ट फॉर द पीओपी पर्पस, पासिंग आउट ट्रेनिंग में होता है। हाँ, ओके। इसका मतलब जो ये प्रोसेस होता है ये सब करने का, अलग अलग वो अपॉइंट करने का, सब क्या होता है? बेसिकली वो क्या कहते हैं, आपको एकेडमी में भी अब आपके इतने बड़े ग्रुप है, राइट? वो अलग अलग उन्होंने प्लेटून्स में डिवाइड कर दिया। एक कंपनी में लेडी ऑफिसर्स आ गए जोजिला, उसको अलग अलग प्लेटून्स में डिवाइड कर दिया। अब हर प्लेटून में कुछ अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं, फिर इन सब पूरी की पूरी कंपनी के भी कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या होते हैं कि बेसिकली आपको अच्छे से वर्क करने में असिस्ट करते हैं, राइट? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तभी तो वो एसएसबी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, राइट? कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने क्या क्या गलतियां करी, क्या सीखा, समथिंग लाइक दैट। तो सेम गोज हियर। तो जो बंदा उनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और उसमें कुछ है, तो उनको वो जनरली अपॉइंटमेंट्स देते हैं, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिलते थे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट में सीक्यू रही मैं, एंड ड्रिल वगैरह बहुत अच्छी थी तो वो भी हो गया। इट वाज समथिंग लाइक बिना किसी पनिशमेंट के एकेडमी में आए भी और चले भी गए, वो लोगों को वो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या मटेरियल है। एक तो पनिशमेंट मिलती, एक भी नहीं। इट वाज लाइक जो बोलो हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। व्हाई टू, मतलब आप सीखने आए हो, राइट? एकेडमी में तो आप खुद से गए हो, उन्होंने नहीं बुलाया, आर्म फोर्सेस ने नहीं बुलाया आइए, आप खुद से गए हो वॉलंटियर करके। सो ऑफ कोर्स जब वो बोलेंगे तो करो। अगर इंस्टेंस बताऊं ना, एक इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट डे था स्विमिंग पूल का, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मतलब समथिंग लाइक बस हाथ चला लो तो पैर रुक जाए, पैर चलाओ तो हाथ रुक जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड इंस्ट्रक्टर जो थे हमारे, उन्होंने बोला आती हो स्विमिंग, ना आती हो आप जाइए 5 मीटर बोर्ड में, एंड वहां से जो डीप वाला एंड है वहां पे सब लोग डाइव करेंगे। जो
प्रॉपर स्विमिंग जिसको आती थी उनको भी हालत खराब हो गई, बट फिर ये हो गया था कि धक्का मारेंगे कूदो। एंड देन मेरी बारी आई, मैं सीधा कूद गई। फिर उन्होंने देखा ये तो ऊपर ही नहीं आ रही। तो उनके पास बाम्बू होते हैं बचाने के लिए, राइट? तो उन्होंने बाम्बू डाला, बाम्बू पकड़ के मैं ऊपर आई। फिर बाहर आके बोलते एलसी बोलते हैं वहां पे ना, लेडी कैडेट, एलसी तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो कूदे क्यों? मैं कहा सर आप ही ने तो बोला था आती हो ना आती हो कूद जाओ। एंड ही वाज लाइक, उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस बोल दिया कि लोग हेजिटेट ना करें। एंड शेम उसके आई थिंक उसी की वजह से मैं अपॉइंटमेंट बनी थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट। आगे की मानती थी बात, राइट? आप देखो घर से ही वो क्वालिटीज आती हैं, जैसे मैंने बताया, राइट? आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको बोलते हैं, आप उस टाइम पे उनकी बात मानते हो कि साइड कर दो, टीचर्स बोलते हैं आप उनकी बात मानते हो, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाती है। तो ये ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत स्मूथली गई आपकी, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग भी, तो ट्रेनिंग से पोस्टिंग पे क्या फर्क होता है? मतलब ट्रेनिंग वाला एनवायरनमेंट सीधा पोस्टिंग, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कि जो आपको कभी ऐसा लग जाए तो ट्रेनिंग में हुआ ही नहीं था बट यहाँ फेस कर रही हो, या अच्छा ये वहाँ पे सिखाया था तो इसलिए समझाया था, अब समझ आ रही है? वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं, राइट? एंड जब आप आ जाते हो एज एन ऑफिसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर यूनिट, वहां आपको करना होता है ग्राउंड में। सीखने के बाद ग्राउंड में करने में बहुत फर्क है ना? एंड स्पेशली ये कोई आप चीजों से डील नहीं कर रहे हो, ये ह्यूमन रिसोर्स से डील कर रहे हो, इंसानों से डील कर रहे हो, ठीक है? एंड ये इंसानों से जो डील करना होता है ना, वो कभी भी सिखाया 100% नहीं जा सकता। समथिंग लाइक कि बुकिश नॉलेज नहीं वर्क करती ह्यूमन रिसोर्स में, वो आपका एक्सपीरियंस वर्क करता है। तो कई बार आप गलतियां करते हो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, लोग अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करते, मैं करती हूँ। मैंने फर्स्ट यूनिट में गलतियां करी हैं इनफैक्ट। जैसे मुझे लगता था कि हाँ मैं ऑफिसर बन गई हूँ, तो जैसे और मेल ऑफिसर्स को देखती हूँ एडजुटेंट, वो डांट के बोलता है कि ये करो, कल तक ये हो जाना चाहिए, कैसे भी हो जाना चाहिए, उसकी बात सारे मान रहे थे। मैं कहा अच्छा, अब मुझे एडजुटेंट लगा दिया एज ए लेफ्टिनेंट, वो तो मेजर था। तो हमें ये किसी ने बताया कि मेजर की अलग होता है, लेफ्टिनेंट का अलग होता है, तो यू कैन नॉट बिहेव द सेम वे एज अ सीनियर ऑफिसर। तो हम भी ये कल तक हो जाना चाहिए, हम भी कॉपी कैट, भाई जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, राइट? हम भी, और जवान आकर के ना ऐसे गुस्से में ये क्या हो रहा है टाइप में, ये क्यों ऑर्डर्स दे रही है, अभी तो आई है, फर्स्ट यूनिट तो है, पर ऑर्डर तो देने पड़ेंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डील करना है वो हमें आ जाता है। समथिंग ऐसा नहीं है कि वुमेन ऑफिसर है इसलिए नहीं सुन रहे थे, इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि एज ए लेफ्टिनेंट फर्स्ट यूनिट है, ठीक है? तो उनकी आंखों में दिख जाता है, समझ रहे हो आप? वो बोलेंगे कुछ नहीं, ठीक है, सल्यूट मार के चले भी जाएंगे, कर भी देंगे काम, मगर उनकी आंखों में दिख जाता है कि दे आर नॉट लाइकिंग इट, राइट? क्योंकि अभी तक कनेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, राइट? फिर धीरे धीरे मैंने सीखा फर्स्ट सेकंड यूनिट में कि कनेक्ट एस्टैब्लिश करो, सीधा आप वो मत करो। देन आई रिक्वेस्टेड कि सर मेरे को एडजुटेंट मत लगाइए, मुझे असिस्टेंट एडजुटेंट लगाइए, ठीक है? बिकॉज एज एन एडजुटेंट आई वाज रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, बट आप अपने जवानों को अगर सीधा ही ऑर्डर्स देने के स्टेट में आ जाओगे, रादर देन उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उनको समझने के, अपने आप को बताने की कि आप कौन हो, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। तो वो चीज मैंने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। कैसे हुआ? एक बहुत गंदा इंसान था, एक बंदे को छुट्टी जाना था एंड वो ना कट ऑफ हो जाता है वो वाला एरिया लद्दाख का, 3-3 महीने तक आप जा नहीं सकते, बर्फ इतनी गिरती है। तो वहां पे उसको कोई घर में दिक्कत होगी, हवलदार था या नायक था, तो उसने छुट्टी मांगी। मैंने अपने बॉस से पूछा टू आई सी एंड ऑल दैट कि क्या करना चाहिए। सर ने कहा छुट्टी बिल्कुल मना है, जस्ट टेल हिम दैट नहीं मिल सकती। मैंने भी उसी जैसे मेरा छुट्टी बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। एंड उसके बाद उसने समझाने की कोशिश करी क्यों जाना चाहता है वो। तो उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था, मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं था। मैंने सुना, मैंने कहा पर ये तो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स तो फॉलो करने होते हैं आर्मी में, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो। मैंने लिटरली उस बंदे की आंखों में ना लाल हो गई आंसू, पर इट वाज नॉट कि परेशानी वाले आंसू, इट वाज गुस्से वाले आंसू। आप फर्क समझते हो? कि उसको गुस्सा आ रहा है कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, मतलब गुस्सा इतना ज्यादा। देन आई रियलाइज कि मे बी ही इज नॉट रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। जरूरी नहीं है कि आर्म फोर्सेस में आपको एम्पैथी ना हो, सिंपैथी ना हो लोगों से। जरूरी नहीं है कि आप एक फसाड क्रिएट करो कि हम ह्यूमंस नहीं है, हम में ह्यूमैनिटी नहीं है, जरूरी नहीं है।
तब आप मेल के बराबर होगे, जरूरी नहीं है। आप मेल को कॉपी करते करते आप ये मत भूल जाओ कि आज सच आप फीमेल हो, और फीमेल्स में बेटर क्वालिटीज होती हैं विद रिगार्ड्स टू एम्पैथी एंड दूसरे की प्रॉब्लम को समझना। हाँ, अगर आप वो ही अपना क्रक्स छोड़ दोगे तो आप मेल से मैच करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उसके साथ मेल से मैच करो तो आप एक लेवल आगे जाओगे, जहां आप इमोशनली भी अपने जवानों से कनेक्ट रहोगे, ठीक है। आप मत बोलो कि भाई आप उनको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप उनसे पूछो फैमिली में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप फिर भी स्टर्न होके आप उनको डिसीजन दे सकते हो। ये सारी चीजें मैंने अपनी फर्स्ट यूनिट से सीखी थी, एंड इसीलिए मेरी सेकेंड यूनिट काफी स्मूथ गई थी दो। बट एज अ लेफ्टिनेंट देयर इज लॉट्स टू लर्न इन आर्म फोर्सेस। कई लोग अपने जो बोलते हैं ना एसएम, सीनियर मोस्ट जो मेजर होता है यूनिट का, उनसे एज अ लेफ्टिनेंट पंगा ले लेता है। सीओ के पास जाएंगे, सर एसएम ने मुझे सल्यूट नहीं किया, मैं तो ऑफिसर हूँ ना, ये तो सीनियर मोस्ट जेसीओ है ना, ही इज सपोज्ड टू सल्यूट मी। ये सारी चीजें पता क्यों आती हैं? क्योंकि हमें किसी ने ढंग से ग्रूम नहीं किया। उसकी सर्विस देखिए, 30 साल से ऊपर की सर्विस वाला जेसीओ, ठीक है, जिसने इतनी नौकरी हो गई फौज में। आपका अभी आप आए हो अकेडमी से, 1 साल भी नहीं हुआ, मगर आपको चाहिए कि सब आपको सल्यूट करें, सब आपको आगे पीछे घूमें। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रूमिंग और करनी चाहिए, बिकॉज आजकल की सोसाइटी में भी जो बच्चे हैं ना, वो राइट समझने लगे हैं आपको। पैसा आ जाता है फैमिली में तो बच्चे समझते हैं कि तो हमारा राइट है, हमारा स्टेटस बहुत अच्छा है, सो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट अस, आई हैव अर्नड इट। इट्स नथिंग लाइक दैट, ओके। आपको ह्यूमैनिटी जो है ना, मैंने देखा बहुत जरूरी है। लेट गो, ठीक है। अगर आज वो आपको नहीं रिस्पेक्ट करा तो आप ऐसा काम करो जहां आपको ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट आप खुद ही आए, राइट। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारे इंस्टेंसेस हैं। आपकी जॉब का अब तक का आपके हिसाब से बेस्ट थिंग क्या है? बेस्ट थिंग आप फोर्सेस में रहते हुए, हाँ, बेस्ट देखो बेस्ट मैं बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं अलग अलग जगह पोस्टिंग जाती रही, ठीक है। जैसे मैंने बताया मुझे चेंजेस चाहिए होते हैं, हाँ, चैलेंजेस चाहिए होते हैं। तो जब आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग लोगों से मिलते हो, हमारे एएससी में हर 2 साल में पोस्टिंग होती है, आंसर एएससी जो होता है ना सर्विसेज वाले। एंड 2 साल का मतलब आप हर 2 साल में नए लोग, जवान, नए सीओ, नए सेट ऑफ ऑफिसर्स सबसे मिलते हो। कंटोनमेंट पूरा नया, लोग पूरे नए, आप वापस अपना रेपो बनाते हो, ठीक है। आप उनके साथ वर्क करते हो एंड धीरे धीरे एडजस्ट होते हो, ठीक है। एंड हर जगह की यूनिक चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो वो मुझे लगा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आर्म फोर्सेस का, कि आपको वो अलग अलग जगह जाके एक्सपीरियंस दिलाता है, बोरिंग लाइफ नहीं देता। एटलीस्ट आप नए चैलेंजेस ले रहे हो, ठीक है। एंड एएससी में क्या है, आपके बहुत वेरिड रोल्स हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ गाड़ियां दे रहे हो, राइट। गाड़ी ड्राइवर्स तो आप देते ही हो, साथ साथ में आप उनको ट्रेन भी करते हो ड्राइवर्स को। बाकी जगह के जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, इन्फेंट्री यूनिट्स, इन सब के ड्राइवर्स आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ऑलराइट। फिर आप राशन, पानी, एफओएल, ये सारी चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट रन करके आप इनको मैनेज करते हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको रन करने के बाद उनके पेमेंट्स देते हो कॉन्ट्रैक्टर को। एंड पूरी के पूरे स्टेशन को आप राशन, पानी, एफओएल, तेल सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। समथिंग यू आर अ प्रोवाइडर, सर्विस गिवर, ठीक है। तो वो वाली एक फीलिंग आती है कि भाई आप सेवा दे रहे हो, राइट। वो वाली चीजें बहुत हैं एएससी में। आप कई बार राशन जो है वो एयर ड्रॉप कराते हो, तो पैराशूट्स वाली ट्रेनिंग होती है, पैरा पैक करके कैसे राशन के ऊपर लगेगा, कैसे हेलीकॉप्टर में लोड होगा, हेलीकॉप्टर को कहाँ पे जो ड्रॉपिंग जोन है उसके हिसाब से आप पुश करके लोड वो करते हो, एयर ड्रॉप करते हो, ठीक है। ऐसे ही आप एनिमल्स को हैंडल करते हो, म्यूल्स जो होते हैं, जहाँ रोड्स नहीं है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में पोस्ट हैं, बहुत छोटे छोटे पोस्ट होते हैं, रास्ते बहुत ही पतले होते हैं, वहाँ सिर्फ एनिमल्स या इंसान वॉक करके जा सकता है। तो ऐसी जगह के लिए हमें एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है कि वो फील्ड में शेलिंग के टाइम पे, क्योंकि एनिमल्स का क्या होता है कि जैसे ही वो गोला बारूद की आवाज सुनते हैं तो वो पैनिक मार के भाग जाते हैं, राइट। उनको एक दूसरे स्टेट में लाया जाता है ट्रेनिंग करके, जहां वो क्वाइट टू हैंडल हो जाता है। क्वाइट टू हैंडल का मतलब कि कुछ भी इधर उधर तूफान आ जाए, बॉम्ब गिरे, मगर वो भागेंगे नहीं। और ये ट्रेनिंग कौन कराता है? ये हमारे जो आरवीसी वाले होते हैं, ठीक है, उनके साथ में ट्रेनिंग होती है। एंड इसमें एएससी ऑफिसर्स भी होते हैं, राइडर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग उनके साथ में 80 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स।
ये वहां से आरबीसी वाले हमें देते हैं, ठीक है, एनिमल्स ट्रेन करके, उसके बाद उन एनिमल्स की फर्दर ट्रेनिंग, उनका मेंटेनेंस और उनसे लोड करवाना आगे, ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट जो है वो कट ऑफ हो जाएंगी 6-6 महीने तक, ठीक है। अब उन 6 महीने में जो राशन है जा नहीं सकता, तो इसका मतलब उससे पहले उनकी स्टॉकिंग होगी, ठीक है, माउंटेन स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं, एडवांस माउंटेन स्टॉकिंग। वो सारा हमें राशन पानी कैलकुलेट करके इन खच्चरों से उन पोस्ट में भेजना है, ठीक है। वो भी अपने में चैलेंज है, क्योंकि एक जवान 2 खच्चरों को पकड़ के लोडेड है, ठीक है, वो लेके जाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है, उसके बाद उन खच्चरों को मेंटेन करेगा। मेंटेन मतलब उनकी परेड होती है लिटरली, ठीक है, जहां उनकी ग्रूमिंग परेड के अलावा मालिश होती है ना, थपकी, हाँ, पानी की भी उनकी परेड होती है एनिमल्स की। अच्छा, मतलब जब आप ये अलग अलग जगह पोस्टेड रहते हो ना, तो ये सारी चीजें यूनिक देखते हो तो अच्छा लगता है, समथिंग लाइक वर्थवाइल लगता है। वरना आपका मोनोटोनस जॉब किसको पसंद आएगा, बोरिंग हो जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एएससी करता है, एडवेंचरस लाइफ भी देता है, एंड सर्विस करते हुए आपको वो फीलिंग भी आती है कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स रादर देन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इससे पहले आपने ना ग्रूमिंग की बात करती कि ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा सा और ग्रूमिंग होना चाहिए, बट अब तो जो जेनजी जनरेशन है, जेनजीज में मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देने की बात होती है, और उनके लिए कितना हैक्टिक होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे। देखो जेनजी का मैं ये बोलूंगी कि पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे रहे हैं आजकल बच्चों, इवन मैं दूसरों की क्या बात करूंगी, हम भी हो जाता है जस्ट बिकॉज सेफ्टी के चक्कर में कि बच्चा सेफ रहे, बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस कमिंग अप, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चा सेफ रहे, इसके लिए हम ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी करते हैं, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड हमारा बच्चा जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में रहने की वजह से फिजिकली वीक होना अलग बात है, मेंटली वीक हो जाता है, ठीक है। उसको जरा सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है, राइट। डांट दिया तो बुरा लगता है, डांट दिया तो पूरे दिन रोना, और हम ऐसे डांट दिया ठीक है ऊपर से निकल गए, उसके बाद फिर खुश, राइट। तो इट्स नॉट अबाउट डांटना, ऑल्सो इट्स अबाउट आप अपने आप को इतना ओवर प्रोटेक्ट मत कराओ, ठीक है, जेनजीज के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने कर दिया जो कर दिया, ठीक है। अब अपनी पर्सनालिटी ऐसे निकालो कि आप फेस कर पाओ चीजें, राइट। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जाके कुएं में कूद जाओ, देखें फेस कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जैसे अगर आपके पास आने जाने के लिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इतने इतने घंटों ट्रैवल करके कि आपको ड्रॉप करना है, स्टार्ट टेलिंग देम कि आई एम ग्रोन अप, आई कैन डू इट ऑन माय ओन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, जाओ, ठीक है, धीरे धीरे निकलना शुरू करो, बिकॉज जब तक आप नहीं बोलोगे आपके पेरेंट्स में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दैट यू कैन टेक इट, राइट। अब जैसे मेरठ में था, आप आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, राइट, एनवायरनमेंट आपको पता होगा, आई एम टॉकिंग बैक ऑफ 2002, 1 and 2, राइट। एनवायरनमेंट खराब था, बसेस में उल्टे सीधे कांड हो जाते थे। देन व्हाट आई डिड वाज आई नेवर टोल्ड माय फादर कि आप छोड़ के आओ मुझे। I used to play badminton in stadium. I used to go to NCC battalion. I used to go to college also. But then I picked up his scooter. पापा तो सुबह चले जाते थे अपने मोड से, मतलब मैंने उनको बजाज चेतक जो है वो स्कूल टाइम पे सीखा था, एंड आई दिस थिंग मैं उसको लेकर के स्कूटर को, एंड वहाँ अपना बटालियन जाता, अपना वहाँ जाना बैडमिंटन स्टेडियम वो शुरू कर दिया था। तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज एंड मीन्स। आप हर टाइम प्रोटेक्टिव रहोगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम भी होती थी बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट हाइट। अब ट्रैफिक जो है बहुत गंदा था मेरठ में ना, मतलब इट्स समथिंग लाइक साइकिल वाले भी आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, रिक्शा वाले भी आगे जाएंगे, समथिंग लाइक बेगमपुर अड्डा एंड ऑल दैट। जिसको मेरठ के बारे में पता होगा वो समझ सकता है मैं क्या बोल रही हूँ। एंड हम छोटी हाइट वाले एनसीसी यूनिफॉर्म पहन लिए, वहां पहुंच गए, स्कूटर पे चला रहे हैं, बीच में जैसे क्लच ढंग से नहीं होता है तो स्कूटर रुक जाता था, फिर उतरो, फिर किक मारो, फिर चलो। बट ये है कि ये करते करते ना आप यूज्ड टू हो जाते हो, यूज्ड टू कि आपको प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं, ठीक है। आप पैनिक नहीं मारते, आप बहुत कूल एंड काम रहते हो। एंड इसीलिए शायद मैं भी एनसीसी में भी मैंने अच्छा किया था, एंड बाकी कॉलेज में भी अच्छा किया था। आई वाज लाइक कि जो काम मिले उसको 100% करो, बेसिक फंडा ये है, ठीक है। अपनी तरफ से उसको रोको मत, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको 100% दे दो, दैट इज ऑल, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। एंड जेनजीज के लिए भी ये, अगर आपको कोई काम दे रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर्स हो, ठीक है, गिव योर 100% एंड कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। उसके अलावा
ऑटोमेटिकली जिंदगी जो है ना वो ट्रैक पे आ जाती है। फिर वो मेंटल जो आप कह रहे हो ना कि उनको मेंटल हेल्थ के लिए ये सब के लिए जरूरत पड़ रही है, वो इसीलिए पड़ रही है बिकॉज वो अपने आप को वीक बना रहे हैं। मैं वो माइंडसेट है कि हम मेंटली वीक है तो हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी फर्स्ट डोंट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। हम खुद बोल बोल के अपने आप को कमजोर बना रहे हैं कि हम मेंटली वीक हैं। अगर आप में दिक्कत है पहले आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, राइट। फिर उस पे वर्क करो, राइट। हर चीज का सोल्यूशन है, ये आप मानते हो? हाँ, उसका वर्क करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं बाहर से, हमें खुद करना पड़ेगा। एंड दैट इज द बेस्ट वे। और ये जो मैं अभी आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये मुझे कॉलेज में भी नहीं पता था। इट हैपेंड, राइट। मगर अब मैं इस एज में हूँ 44, जहाँ मुझे पता है कि ये सारी चीजें हो सकती थी इस तरीके से। सो दैट वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प कैंडिडेट जो भी मेरे को अप्रोच करता है, मैम मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मुझे सोशल एंजाइटी है, मुझे लोगों के सामने बात करने में दिक्कत होती है। सो उनको मैं यही समझाती हूँ कि देखो पहले तो एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट मत करो, समझो कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस पर वर्क करो। डोंट टेक इट लाइक कि प्रॉब्लम ली और बैठ गए प्रॉब्लम के साथ, उस पर वर्क करो, उसको हटाओ उस जड़ से, और सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।